नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में हम मृदुला शुक्ला जी के साथ हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्मी मृदुला शुक्ला पेशे से अध्यापक हैं, मन से लेखक हैं और उनकी कवि का जो भावनात्मक संसार है, दरअसल एक कथाकार के रूप में, एक कवि के रूप में वे लगातार स्त्री चिंतन और लेखन में घर और बाहर की चौहद्दी को पार करने पर की हिमायती हैं। दरअसल उनका मन, आकुल व्याकुल मन ढूंढता है उस संसार को जहाँ वे परवाह सांस ले सकते हैं। स्त्री के लिए कोई ऐसा ठौर ठिकाना जहाँ वो बेबाक होकर, बिंदास होकर अपने निजत्व को तलाशती हुई लोगों के सहयोग और सहायतार्थ काम कर सकती हो। अपने अध्यापन कार्य में वे लगातार सहयोगी रही हैं, ऐसे समाज के निचले तबकों में भी, और लगातार कमज़ोर परिवार के बच्चों की सहायता करती रही। शोधार्थियों, आधी आबादी, अस्पताल, एक दिन जियो मेरे जैसे भी बस एक वचन, स्थगित प्रतीक्षा, चांद और रोटियां, छाँव, औरतों से भी कभी प्रेम किया जाता है। धृतराष्ट्र होना आसान है गांधारी होने से। एक थी खाप, गमलों वाले पौधे, उम्मीदों के पांव भारी हैं, तुम्हारी ज़बान कैंची की तरह चलती है, मुस्कुराहटें बेटे के लिए। ये कुछ उनके बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही लोकप्रिय उनकी रचनाएं हैं जिससे वे चर्चित रही हैं। इन रचनाओं के ज़रिए आज मृदुला शुक्ला जी की 5 कविताओं के ज़रिए शोधार्थियों मैं उनकी पूरी रचनात्मक यात्रा तय करूंगी आपके साथ, और उन कविताओं के बहाने जो स्त्रियों की वोकैबुलरी में कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों को खोलने की कोशिश करूंगी और उन कविताओं की विवेचन विश्लेषण के द्वारा दरअसल हम उनकी सोच, उनकी कवितामयी जो गहराई है, जो उनकी कविताओं की का छंद है, बिंब है, उसको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे शोधार्थ। मृदुला जी का ब्लॉग अंतराग्नि इन दिनों चर्चित है। उनकी कुछ प्रकाशित रचनाओं में कविता संग्रह है उम्मीदों के पाँव भारी है, एक कहानी संग्रह भी है दातुन, और इसीलिए मैंने कहा कि उनके पास कवि मन है, कथाकार दिमाग है, और एक समीक्षक के तरह वे अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जो मौसम बेमौसम चीज़ें दिखाई देती हैं उसकी शिनाख्त करती हैं, और न केवल शिनाख्त करती हैं बल्कि उसे दर्ज कराती हैं, और बड़े ही साहसिक ढंग से, बड़े ही बेलौस बिंदास अंदाज से वो स्त्रियों के उस संसार में भी घुसती हैं जहाँ वो सतत प्रतीक्षा में है। एक जीवन उसका पूरा प्रतीक्षालय की तरह है, और उसकी यातना को, उसकी यंत्रणा को भी, उसकी टीस को भी पकड़ने की कोशिश करती हैं। शोधार्थियों, उनकी 5 कविताओं के द्वारा मैं आज मृदुला शुक्ला की कविता धर्मिता, उनकी रचना धर्मिता, और दरअसल उन कविताओं में झांकती, झलकती, साफ दिखाई देती, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती स्त्रियों को भी जांचने की कोशिश करूँगी। उनकी एक नैहर नाम से श्रृंखला 3, 4, 5 कविताओं की सबसे पहले शोधार्थियों में उनका पाठ करूंगी, और उस बहाने फिर नैहर पर और स्त्री के जीवन में नैहर का क्या स्थान होता है, स्त्रियां नैहर के नाम पर कितनी नॉस्टैल्जिक हो जाती हैं, इस पर भी मैं बात करूंगी। पहली कविता है नैहर एक घर जहां वह पैदा हुई, उस घर पर नहीं लिखा था उसका नाम, जहां दादी माँ, भाभी सहित सभी औरतें थीं बेघर। नैहर की गलियों में दर्ज थे नाम बाबा, पिता और उनके सहोदरों के। भविष्य में उनके सहोदरों के नाम भी दर्ज होंगे उन रास्तों पर। माँ के नाम की कोई सड़क कहीं नहीं निकलती थी। माँ, चाची, ताई जैसी तमाम औरतें घरों में रहीं जो उनके कभी नहीं थे। सहोदराएं जिला बदर कर दी गई थीं, गाती हुई बाबा काहे को भेजे विदेश, बाबा काहे को भेजो विदेश रे। डोलियों में सजे फूलों के नीचे छिपे थे अर्थी में लौटने के गुप्त संदेश। नैहर एक नगर जहाँ भले ही गाड़ी गई थी,
नैहर एक नगर जहाँ भले ही गाड़ी गई थी उसकी नाल, मगर उसे उखाड़ कर रोपा गया था कहीं और फलने फूलने को। उखड़ने के बाद किसी नगर की मिट्टी में नहीं, उखड़ने के बाद किसी नगर की मिट्टी में नहीं दबी होती उसकी नाल, जहाँ के वोटर लिस्ट में कहीं नहीं था उसका नाम। वहाँ चुनाव में मतपेटियाँ नहीं करती इंतज़ार उसके नाम की पर्चियों का। नैहर एक देश जहाँ की वह नागरिकता के सामने ब्रैकेट में लिखा था दर्जा दोयम। कुटुंब रजिस्टर में दर्ज उनके नाम के आगे कहीं नहीं लिखा था पराई या शरणार्थी। यह बात अलग है उस देश की नागरिकता से वंचित रहे हमेशा हमेशा। नैहर अंगूठी में जड़ा हीरा है जिसे चाट कर दी जा सकती है जान। उंगली में चुभ कर टूट गई फांस है नैहर। नैहर पछुआ के बादलों की संगाई बरसात की उम्मीद है। पुरवैया में गांठों का टीसना है नैहर, मगर फिर भी उसकी सुबह की प्रार्थना में पाठ का संपुट है नैहर। नैहर एक शब्द भर नहीं है, स्त्री का समूचा रचनात्मक, भावनात्मक, संवेदनात्मक संसार इसमें रचा बसा है। स्त्रियां जैसे जैसे अपने बालपन को छोड़कर अपने युवा काल में प्रवेश करती हैं, नैहर के छूटने का, नैहर से छूट जाने का, छिटक जाने का, नैहर से दूर कर दिए जाने का, दुहिता दुर्हिता दूरे हिता, ये लगातार जो बचपन से वे सुनती आई हैं कि दुहिता है, बेटी है, और उसे जितनी दूर कर दिया जाए, उसका घर संसार बसा दिया जाए, कहीं और की वो हो जाए, किसी और के घर को बसाए सजाए। तो ये नैहर शब्द जो है यानी पिता का घर, जैसे मायका माँ का घर कहा जाता है, नैहर जहाँ पिता का स्वामित्व है, जहाँ पिता की बपौती है, और उस बपौती में, पिता के उस स्वामित्व में, उस घर संसार में अपनी बिटिया के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। नैहर के छूटने का डर हर बेटी के मन में समाया होता है और आद्यंत जीवन भर उसे ये सालता है, उसे ये कष्ट देता है, पीड़ा देता है कि जो शब्द उसके लिए प्रातः स्मरणीय है, प्रातः अपनी प्रार्थना में संपुट की तरह, एक रट की तरह, एक अजपा जाप की तरह वो जपती है नैहर शब्द को, और उससे जुड़ाव जो लगाव है उसका, वो दरअसल छूट जाता है। एक घर से दूसरे घर में केवल विस्थापन नहीं होता, बल्कि उसकी सुधियों का, उसके बचपन के खेल खिलौनों का, सखियों का, मान मनुहार का, उसके तीज त्योहार का, और माँ के घर से जुड़ी हुई तमाम यादों का जैसे विस्थापन हो जाता है। और पिता की उस बपौती से, पिता के स्वामित्व से, पिता के उस घर से, घराने से उसका छूटना, उस रिश्ते का छूट जाना, नैहर का छूट जाना सबसे पीड़ादायक स्थिति स्त्री के जीवन में होती है। और ये स्त्रियां वैश्विक हैं, ये केवल इस दुनिया की बात नहीं हो रही, ये स्त्री की हर स्त्री जो दुनिया में नैहर को जीती है, यादों में सजोए रहती है, नैहर के नाम पर सिहर जाती है, नैहर के नाम पर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग महसूस करती है, एक भाव महसूस करती है, वो स्त्री कभी उसे अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा समझती है जिसे चाट कर जान दे दी जा सकती है, जो फांस सी गले में अटकी हुई होती है, जो पछुआ के बादलों की तरह संग आती है लेकिन बरसात की उम्मीद लेकर, पर पुरवैया की तरह गांठों में लगातार टीसती है। नैहर की वे तमाम सुधियाँ जहाँ से उसे नागरिकता नहीं मिलता, जहाँ की वो एक ज़रूरी फ़र्द हो करके भी, जहाँ वो वोटर लिस्ट में कहीं नहीं है, जनगणना में कहीं नहीं है, पर्चियों पर उसका कहीं नाम नहीं है, गेट की तख्तियों पर उसका नाम नहीं है, गली मोहल्लों चौराहों में बाप दादा के नाम से वह जानी जाती है, उसकी माँ, आजी, चाची और इस तरह के तमाम संबंधों में उसे ये समझ में आता है कि अपनी रूट से, अपनी जड़ों से जो स्त्रियां रोपती हैं घर संसार, जो जोड़ती हैं घर संसार, जो धसी होती हैं अपने घर संसार की नींव में,
दरअसल उनके लिए कहीं कोई स्थान नहीं होता। बेहतरीन कविताएं थी मृदुला शुक्ला जी की। एक कविता मैं अपने मन का पढ़ूंगी, वो कविता मुझे बहुत भाई और बहुत कॉन्टेम्प्ररी लगती है, आप भी सुने। पेट और पीठ। साथ रहते हुए एक दूसरे के तमाम उम्र कभी नहीं मिलते। साथ रहते हुए एक दूसरे के तमाम उम्र कभी नहीं मिलते। पेट और पीठ रूबरू जब भी मिले, पीठ दिए हुए एक दूसरे की तरफ। खाली पेट के साथ तमाम रात जागती है पीठ, बातें कर बहलाती है उसका मन। घंटों बतियाते हैं दोनों बिना समझे परस्पर एक दूसरे की भाषा। पेट ने सीखा है संवाद करना भूख की बोली में। पीठ उलझी रहती है बोझ के व्याकरण से। दोनों का अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना व्यवहार है, लेकिन दोनों एक दूसरे का संग साथ निभाते हैं। दोनों एक दूसरे को अगोरते हैं, एक दूसरे का मन बहलाते हैं, एक दूसरे का बोझ हल्का करते हैं, एक दूसरे की दर्द दंश पीड़ा को समझते हैं, हमराही हैं, सहयात्री हैं। ये संक्रांति काल है, तेजी से बदल रहे हैं भाषाई व्याकरण। पेट और पीठ ने तय किया है दोनों सीखेंगे एक दूसरे की भाषा की जटिलताएं। दोनों एक दूसरे से बदकही तो करते हैं, लेकिन उस भाषाई गंभीरता को, उस गहराई को, या वो जहाँ से पेट की अपनी अवस्था है, पीठ की अपनी अवस्था है, दोनों विपरीत होकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विपरीत होकर उनकी भाषाओं में भी वो भिन्नता है और वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे के व्याकरण को, एक दूसरे की भाषा को सीख लें, समझ सकें उनकी जटिलताओं को। मैं भले से जानती हूँ पेट को, ये बोझ भी उसे डाल देना है पीठ के कंधों पर। झाड़ते हुए पल्ला समझाते हुए बोझ से दोहरी हो रही है पीठ को। पेट बार बार तर्क करता है, पेट बार बार कहता है कि पीठ को का उत्तरदायित्व बोध पीठ का की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और उसे ढोने के लिए, उसे संभालने के लिए, सहेजने के लिए, उठाने के लिए ही उसका दायित्व है, उसका धर्म है। मैं भले से जानती हूँ, मैं इस साजिश को, इस चालाकी को अच्छे से समझती हूँ। कवियत्री का मन कहता है कि ये बोझ भी पेट डाल देगा पीठ पर, झाड़ते हुए पल्ला, माने एकदम साफ मुकर जाएगा अपनी जिम्मेदारी से, और समझाते हुए बोझ से दोहरी हो रही पीठ को। बोझ की भाषा तो तुम्हें भले से आती है, ढोने की, निर्वाह करने की। जो जितना सहता है, जो जितना समझौते कर लेता है, जो जितना निभाता है, उसे उतना ही सहना और समझौता करना और निभाना पड़ता है। तो बोझ की भाषा तो तुम्हें भले से आती है, भूख की भाषा का वैसे भी कोई व्याकरण नहीं, भूख की भाषा का वैसे भी कोई व्याकरण नहीं। तो वो पूरी तरह से नट जाती है, हट जाती है, अपनी भूख की भाषा को भी पीठ के बोझ पर लाद देती है, पीठ पर लाद देती है कि इस व्याकरण को तुम समझो और सारे उत्तरदायित्व वहन करो। एक और कविता, विदा करते हुए पतझर। ये कविता भी बेहतर है। स्वागत में मधुमास के घर के पिछले आंगन में नीम बदल रही है कपड़े। सकुचा न जाए लाज से, इस भय से जाती नहीं हूँ उस ओर आजकल। जल्दी है नीम को पहनने को गुलाबी कोंपलें, लद फद जाने की नीम कौड़ियों के गहनों से। उसने लगा दिया है ढेर उतारे हुए कपड़ों का, पीले उदास पत्तों का। धुंधलाती शाम में जब खड़कते हैं पत्ते, तो भर जाती हूँ जुगुप्सा से, ये सोचने भर से नाली से निकलकर बिल्ली के बच्चों आकार के भूरे मटमैले चूहे व्यस्त हैं प्रणय क्रिया में। सिहरन पैदा करता है यह सांस कि रेंगता हुआ कोई गेहूं गुजर गया होगा इस पार से उस पार, तलाशता हुआ प्रणय के लिरत चूहों का जोड़ा। आंखें मूंद कानों को विश्राम दे, रोम रोम को बनाकर श्रवण रंद सुनने की कोशिश करती हूँ। भर जाती हूँ अलौकिक प्रसन्नता से, सुनकर पत्तियों और हवा की जुगलबंदी से पैदा हुआ संगीत। आखिर में भाग कर जाती हूँ आदम कद आईने के सामने, ठीक करती हूँ माथे की बिंदी, कानों के पीछे खोस लेती हूँ लचकर माथे पर आ गई एक आवारा लट।
कि आज शायद दबे पाँव मुझे चौंकाने पिछले दरवाजे से आ रहे हो तुम। एक प्रकृति बाहर है, एक भीतर है, और इस भीतरी प्रकृति में सराबोर है मृदुला शुक्ला। वे भीतरी प्रकृति को मनाती हैं, दुलारती हैं, पुचकारती हैं, और बाहर जो कुछ घट रहा है, जो नित्य परिवर्तनशील है, जो बदल रहा है, ऋतु बदल रही है, मौसम बदल रहा है, नीम का वृक्ष भी अपने वस्त्र बदल रहा है, अपने पीलेपन को, अपने उदासी को झाड़ कर सदा सदा के लिए गिरा दे रहा है, और नई कोपलें फूट रही हैं। वो नई कोपलें बाहर भी फूट रही हैं और मन के भीतर भी। ये प्रकृति बाहर भी कपड़े बदल रही है और प्रकृति मन में भी करवट ले रही है। और मृदुला शुक्ला उस मन की प्रकृति को पकड़ती हैं यहाँ कि वो आस, वो प्यास, वो इंतज़ार उन्हें भी है कहीं, कि जैसे यह सब कुछ बाहर घट रहा है, ये मुझे बहुत रोमांचित कर देता है। मैं रस से डूब जाती हूँ, सराबोर हो जाती हूँ, और तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हें मिलने की आतुरता बढ़ जाती है। बेहतरीन कविताएं, बहुत शुक्रिया।